जीवनलाल क्या कह रहे हैं कि जाओ अपनी माँ से जाकर कहो कि अगर वो अपनी बेटी को विदा कराना चाहती है तो जो चोट मुझे पहुंची है, अर्थात जो दहेज शादी के समय बिना दहेज की पूरी रकम का देना और पूरी तरह से ठीक तरह से बारातियों की खातिरदारी न करने से उनका जो अपमान हुआ है, चोट या घाव से यहाँ पे वो कह रहे हैं उनका अपमान होना भरी बिरादरी में, मतलब दोस्त रिश्तेदारों के भीतर उनके बारे में हंसी मजाक हुआ, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, तो ये इसका उससे घाव पहुंचा उनको और ये उनका अपमान, घाव मतलब उनका अपमान हुआ। और इस अपमान को खत्म करने के लिए उनको, उनके प्रमोद की माँ को क्या करना पड़ेगा? सही मरहम अर्थात दवाई, और मतलब यहाँ पे क्या होगा? दहेज का बाकी रकम, दहेज का बाकी रकम जो है वो भेजना पड़ेगा, तभी वो क्या करेंगे? बहू को अर्थात प्रमोद की बहन को वो विदा करेंगे। प्रमोद कहता है, जी आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। तो प्रमोद कहता है कि इस बार आप उसकी विदा कर दीजिए, पहला सावन है, सबके मन में आशा है, बेटी भी मतलब उसकी बहन भी आशा किए हुई है कि वो मायके जाएगी और प्रमोद की माँ भी आशा कर रही है कि शादी के बाद बेटी पहली बार मायके आएगी सावन मनाने के लिए। तो कह रहा है कि आप इस बार भेज दीजिए, अगली बार जब मैं वापस लेकर आऊंगा गौना करके, मतलब विदाई देने आऊंगा अपनी बहन को, उस समय मैं कोशिश करूंगा कि बाकी रकम जो है दहेज की वो आपको दे दूं। जीवनलाल कहते हैं, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। और तुम उत्तेजित स्वर में मतलब क्रोधित होते हुए कहते हैं, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, मतलब आज मैं उसको विदा कर दूंगा तुम्हारी बात मानकर और दहेज नहीं मांगूंगा तुमसे, पूरा पैसा वापस नहीं मांगूंगा, और मैं मान लूंगा कि कल तुम फिर से कोई बहाना नहीं बनाओगे और फिर टाल जाओगे पूरी रकम मुझे देने से। मैं इस तरह इतना बुद्धू नहीं हूँ, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हो गए हैं। आप यह क्या कह रहे हैं? प्रमोद बहुत मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है कि कोई इतना भी मुझे कैसे धोखेबाज समझ सकता है। ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है, विदा तभी होगी जब 5000 नगद दाया हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे। तो कह रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूँ, मैंने दुनिया देखी है, लोग ऐसा ही करते हैं, बात कहकर बात से पलट जाते हैं, इसलिए ये समझने की कोशिश मत करो कि मैं तुम्हारी बात। तो वो जीवनलाल कहते हैं कि तुम एक हाथ मेरा पैसा दोगे तभी मैं बहू को विदा करूंगा, मेरा फैसला अनड़ है, मैं इस फैसले से पलटने वाला नहीं हूँ, पहले मुझे पैसा मिलेगा तभी मैं तुम्हारी बहन को विदा करूंगा। प्रमोद आवेश में, मतलब वो भी अब तैश में आ जाता है, वो यंग है, नवयुवक है, उसको भी खून गर्म है, तो उसको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, यह तो सरासर अन्याय है, शिकायत आपको हमसे है, हम उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो बोल रहा है कि आप तो बिल्कुल अन्याय कर रहे हो, ये तो पैसा ना दिया या बारातियों की खातिरदारी ठीक से नहीं हुई, ये तो हमारा कसूर है, हमारा दोष है, तो हमारी गलती की सजा आप उस भोली वाली लड़की से क्यों ले रहे हो? अगर रमेश बाबू होते तो, मतलब अगर उसके हस्बैंड यहाँ पे होते तो फिर ऐसा नहीं होने देते, तो वो क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें, वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों
करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। तो अब जीवनलाल जो है वो प्रमोद का अपमान कर रहे हैं कि रमेश क्या कर लेगा, वो मेरा बेटा है, उसने ऐसी शिक्षा उसे नहीं मिली है कि वो बड़ों के आगे मुंह चलाएगा, बड़ों का अपमान करेगा, बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट करके। तो वो तुम्हारी तरह आवारा बदतमीज नहीं है। तो प्रमोद का वो अपमान कर रहे हैं कि वो आवारा बदतमीज लड़का है। प्रमोद अपमान से तिल मिलाकर, बाबूजी बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह ना भूलिए आप भी बेटी वाले हैं। तो प्रमोद अपमान से तिल मिला के कहता है कि अब आप मेरा अपमान कर रहे हैं क्योंकि मैं बेटी का भाई हूँ, बेटी वाला हूँ, लेकिन ये बात मत भूलिए कि आप भी बेटी के बाप हो। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दर्द मिश्रित आवेश में कहते, तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? मूंछ ऊंची है मतलब हमारा मान जो है वो ऊंचा है, हमारा सर समाज में ऊंचा है, क्योंकि हमने अपनी बात से मुकर नहीं गए। हमने जो दहेज देने का बात किया था वही दिया, और बारातियों की भी इतनी खातिरदारी की कि सभी आश्चर्यचकित रह गए। दांतों तले उंगली दबा ली मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो तुम क्या हमारी बराबरी करोगे? तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रमोद कहने की कोशिश करता है कुछ, फिर जीवनलाल उसकी बात काट कर कहते हैं, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कलाई पर बांधी घड़ी देखकर कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यही बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? तो बहुत कुछ कह जा रहे हैं कि रमेश गया है अपनी बहन को ससुराल से लाने के लिए। मेरी बेटी का पहला सावन तो उसके मायके में ही बीतेगा, तुम्हारी बहन का नहीं होगा, और उसका जो दिल टूटेगा उसका उसके दोष का भागी तुम और तुम्हारी माँ होगे, ऐसा वो कहे जा रहे हैं। प्रमोद, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं है? व्यंग से पूछता है, हंस के पूछता है कि खूब तो मेरी बहन की बुराई किए जा रहे हो, आखिर में वो तो आप ही के घर की बहू है, अब तो मेरी बहन आपकी क्या कुछ नहीं लगती? तेजी से कहते हैं जीवनलाल, बेटी और बहू को एक तराजू में तौलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू, मतलब जीवनलाल के नजर में बेटी अपना खून है तो वो उसके लिए अलग व्यवहार, और बहू जो है वो बाहर से दूसरे के घर से आई है तो उसके लिए अलग व्यवहार। दोनों को मैं कभी भी एक जैसा नहीं देख सकता, यही उनके कहने का मतलब है। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुक कर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? तो प्रमोद कहता है कि चलो ठीक है, अब तो आप जिद पे अड़े हुए हो तो आपसे बात करना बेकार है, तो क्या मैं जाने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल कहते हैं जरूर, और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। ऊंचे स्वर में, मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लॉन में, मतलब उसके गले पे और नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं कि जाओ अपनी बहन से मिल लो, और मिलने के समय ये बताते जाना कि अगली बार जब उसे विदा कराने आओगे तो पूरा पैसा लेकर ही आओगे, और कब आओगे ऐसा करने के लिए। मैं अभी जाके देखता हूँ अपनी बेटी के लिए, मैं लॉन में झूला डलवाने के लिए बोला था माली से, उसने किया कि नहीं।
जीवनलाल चले जाते हैं और प्रमोद हार करके सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है, बहुत ही सुंदर देखने में है, चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है, हाथों में लाल चूड़ियां हैं, रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने हैं। प्रमोद के पास जाकर खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। तो कमला को भी पता है पूरे परिस्थिति के बारे में, इसलिए वो बेचारी भी बहुत दुखी दिखाई दे रही है। हालांकि बच्ची बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके सुंदर मुख पर एक दुख का एक पर्दा छाया हुआ है, क्योंकि उसे भी पता है कि भाई उसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि उन्होंने दहेज के बाकी पैसे नहीं दिए हैं और उसके ससुर जी जो है बिना दहेज के बाकी पैसे मिले उसको विदा नहीं करेंगे। तो अब आगे देखेंगे कि क्या होता है।